हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डनसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यह इस वीडियो सीरीज का 6वां भाग होगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है चील व सांप, दूसरा है गाय और खरगोश, तीसरा है हिरण और शेर, चौथा है बकरी और लोमड़ी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गाय और खरगोश। यहाँ पर जो 2 समूह दिखाई दे रहा है गाय और खरगोश का, वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है पेड़ों को काटना, दूसरा बांध का निर्माण, तीसरा नवीन विद्यालय प्रारंभ करना, चौथा है खुदाई करना। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना। यहाँ पर प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है, जबकि पेड़ काटना, बांध का निर्माण करना और खुदाई करना, ये तीनों ही प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा न्याय और समानता के प्रति सरोकार, तीसरा सहभागिता और चौथा है याद करना। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, याद करना। तो आप लोग को याद रखना है, याद करना पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक और चौथा है द्वितीयक उपभोक्ता। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अपघटक। तो आप लोग को याद रखना है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को अपघटक के समूह में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है जलवायु, वर्षा और मिट्टी, दूसरा है भवन, सड़कें और ऐतिहासिक स्थल, तीसरा है सूर्य, पृथ्वी और आकाश और चौथा है खनिज, चट्टानें और जंतु। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, भवन, सड़कें और ऐतिहासिक स्थल। ये जो तीनों जो चीज़ें बताया गया है वो मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है प्लास्टिक, दूसरा शीशा, तीसरा पॉलीथीन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो प्लास्टिक है, शीशा है और पॉलीथीन, ये तीनों ही जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। ये आसानी से नष्ट होने वाले पदार्थ नहीं होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ का आकलन सर्वेक्षण और विश्लेषण द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस समझ का आकलन किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है ध्यान से देखना, दूसरा है महसूस करना, तीसरा है याद रख पाना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, दूसरा है बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है, तीसरा है वह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, चौथा है परिवार और विद्यालय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। हमारा अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, दूसरा है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, तीसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है दिन और रात होने का कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नक्शों के पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है
नक्शे में नज़रिए का असर होता है, दूसरा है नक्शे में संकेत होते हैं, तीसरा है नक्शे में पैमाना होता है, चौथा है नक्शा द्विविमी होता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, नक्शे में नज़रिए का असर होता है। तो ये कथन गलत है, जबकि जो 3 कथन दिए गए हैं, नक्शे में संकेत होते हैं ये सही है, नक्शे में पैमाना होता है ये भी सही है, और नक्शा द्विविमी होता है ये भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब कितने समय में पूर्ण करती है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है 365 दिन, दूसरा है 24 घंटे, तीसरा है 30 दिन, चौथा है 48 घंटे। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 24 घंटे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब 24 घंटे में करती है, और इसी घूर्णन के परिणाम स्वरूप दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दिन और रात किस स्थान पर लगभग बराबर होते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है भूमध्य रेखा पर, दूसरा है ध्रुवों पर, तीसरा है अंटार्कटिक पर, चौथा है कर्क रेखा पर। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। दिन और रात भूमध्य रेखा पर लगभग बराबर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है पृथ्वी का चक्कर लगाना, दूसरा है पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी धुरी का झुकाव, तीसरा है पृथ्वी का घूर्णन और अपनी धुरी का झुकाव, और चौथा है पृथ्वी का घूमना और चक्कर लगाना। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी धुरी का झुकाव, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण, तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को हम लोग परिक्रमण के रूप में जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर यदि पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्रमण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समाज में नशाखोरी फैलने का कारण निम्न में से कौन नहीं है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है शिक्षा की कमी, दूसरा है नशा संबंधी पदार्थों की खुलेआम बिक्री, तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति, और चौथा है नशा मुक्ति केंद्र। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है नशा मुक्ति केंद्र। ठीक है, तो नशा मुक्ति केंद्र से जो समाज में नशाखोरी फैला है उससे छुटकारा मिलता है, जबकि शिक्षा की कमी, नशा संबंधी पदार्थों की खुलेआम बिक्री और पाश्चात्य संस्कृति से समाज में नशाखोरी फैलती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है 2006, दूसरा है 2007, तीसरा है 2008, और चौथा है 2009। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 2007। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 में लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, दूसरा है बच्चों का राशन की दुकान में काम करना, तीसरा है बच्चों का होटल में काम करना, चौथा है बच्चों को अपनी कृषि खेतों में काम करना। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बच्चों को अपनी कृषि खेतों में काम करना। यहाँ पर बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आता, जबकि बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, बच्चों का राशन की दुकान में काम करना और बच्चों का होटल में काम करना, ये सभी बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है बाल विवाह, दूसरा दहेज, तीसरा बाल श्रम, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, तो सामाजिक बुराइयों का उदाहरण यहाँ पर ये तीनों ही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है रिकेट्स, दूसरा है रतौंधी, तीसरा स्कर्वी, और चौथा है क्वासी-योरकर। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, और रतौंधी आँखों से संबंधित एक प्रकार का रोग है।
यहाँ पर जो रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। हमारा अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा है कैल्सीफॉल, तीसरा है थायरोक्सिन और चौथा है थायमीन। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, थायमीन। चावल को पॉलिश करने पर थायमीन जो विटामिन है वो नष्ट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है जड़, दूसरा तना, तीसरा फूल, चौथा फल। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, फूल। लौंग एवं केसर पौधे के फूल वाले जो भाग हैं उससे प्राप्त होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ए किसमें सबसे अधिक होता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है अमरूद, दूसरा गाजर, तीसरा नींबू, चौथा सेब। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गाजर। विटामिन ए गाजर में सबसे अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है टाइफाइड, दूसरा मलेरिया, तीसरा अमीबिएसिस, चौथा है एनीमिया। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मलेरिया। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मलेरिया जो बीमारी है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है पोलियो, दूसरा मलेरिया, तीसरा रेबीज, चौथा एनीमिया। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मलेरिया। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है मलेरिया बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है। इस रुके हुए पानी में क्या पनपते हैं? मच्छर पनपते हैं और मच्छर क्या होते हैं? मलेरिया के वाहक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है सूर्य, दूसरा महासागर, तीसरा हरे पौधे और चौथा है वन। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सूर्य। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है सीधा, दूसरा उल्टा, तीसरा अनियमित, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सीधा। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है उत्पादक से अपघटक को, दूसरा है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, तीसरा है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, चौथा है द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होगा। यहाँ पर मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है जबकि जो टिड्डा है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। हमारा अगला प्रश्न है, धूम्रपान से होने वाले प्रमुख रोग हैं। पहला है तपेदिक जिसको हम लोग क्षय रोग भी बोलते हैं, दूसरा है अल्सर, तीसरा है अनिद्रा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, तपेदिक, जिसे हम लोग क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तपेदिक। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला है टॉन्सले, दूसरा है रीटर, तीसरा है लिंडमैन, चौथा है कार्ल मोबियस। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, लिंडमैन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है आयनोस्फीयर, दूसरा है लिथोस्फीयर, तीसरा है बायोस्फीयर, चौथा है सीजोस्फीयर। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बायोस्फीयर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है पारिस्थितिक तंत्र बायोस्फीयर की सबसे छोटी इकाई है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।